नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। दोस्तों, इस अध्याय के पहले सत्र में हमने जाना था कि राजा कौन होता है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं, राजा का चुनाव कैसे होता था उस समय, और उसी चुनाव के अंतर्गत हमने एक विशेष अनुष्ठान के बारे में भी जाना था जिसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में जैसे हमने जाना था कि राजा किस तरह से जो है अश्वमेध करने वाले राजा अपने आप को किस तरह से शक्तिशाली बनाते थे बाकी के अन्य राजाओं के तुलना में। उसके बाद में हमने जाना था उस समय की जटिल वर्ण व्यवस्था के बारे में कि किस तरह से ब्राह्मणों ने पूरे समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर रखा था, और वो जो था जन्म के आधार पे, वो विभाजन जन्म के आधार पे था। उसके बाद हमने जाना था कुछ जनपदों और महाजनपदों के बारे में। बाद में अध्याय के अंत में, उस सत्र के अंत में हमने जाना था कि किस तरह से कुछ जनपद जिन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ा करके बड़े बड़े अनुष्ठान करके अपने आप को जनपद से महाजनपद के रूप में जो है विकसित कर लिया था। दोस्तों, आज हम राजा, राज्य और गणराज्य इस अध्याय के दूसरे और अंतिम भाग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं के बारे में और सीखने के उद्देश्य के बारे में कि देखते हैं कौन से हैं। आज के सत्र के मुख्य बिंदु हैं कर व्यवस्था, कृषि में हुए सुधार, मगध व बज्जी जनपद आदि। ये हमारे इस सत्र के जो है मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। सीखने के उद्देश्यों की अपन बात करें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें शुरुआती राज्यों के विकास को समझना, जनपदों का महाजनपदों में परिवर्तन के कारणों की समझ, कर प्रणाली से अवगत करवाना, विकास के मुख्य पहलुओं से अवगत करवाना, ये हमारे मुख्य सीखने के उद्देश्य हैं। दोस्तों, हमने पहले सत्र में जाना था कि राजा लोग बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे। महाजनपदों के राजाओं की बात कर रहे हैं अपन। बड़े बड़े किले बनवाते थे, बहुत से कर्मचारी भी उनको रखने पड़ते थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन कर्मचारियों को वेतन जो दिया जाता, हमने ये भी पढ़ा था उस सत्र के अंत में कि जो है सैनिकों को खासकर आहत सिक्के जो है वेतन के रूप में दिए जाने लगे थे। तो इनको जो वेतन दिया जाता था या बड़े बड़े किले बनवाने के पीछे जो खर्च किया जाता था या राज्य के जो अन्य खर्च होते थे बहुत सारे, उन सारे खर्चों को चलाने की क्या व्यवस्था थी, उन खर्चों के लिए पैसा रुपया कहाँ से आता था, उसकी आपूर्ति कहाँ से होती थी। इसके लिए राजा लोगों ने क्या किया था उस समय, महाजनपदों के राजाओं ने बहुत सारे कर जनता पे लगा दिए थे। कर आप सुन पा रहे हैं, एक शब्द है कर। हो सकता है बहुत से बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना हो, तो मैं इसको आपको क्लियर करने के लिए बता दूं। कर जिसको हम टैक्स भी कहते हैं, तो बहुत सारे टैक्सेस उस समय, बहुत सारे कर उस समय जो है राजाओं ने जनता पे लगाए थे। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ करों के बारे में। देखिए, यहाँ पे पहला है फसलों पर लगाए जाने वाला कर, उपज का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा। कारीगरों पर लगाया जाने वाला कर जो श्रम के रूप में होता था, और पशुपालकों से लिया जाने वाला कर जो जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में लिया जाता था। तो अब हम बात करें फसलों पर लगाए जाने वाला कर। ये कर जो था 1/6, यानी मान लो कोई किसान, कोई कृषक जिसके कोई 60 बोरे गेहूं पैदा करता है, तो इसका मतलब है कि उसको उसका 6ठा हिस्सा मीन्स 10 बोरे उसको राजा को कर के रूप में देने होते थे। तो ये उसका मेन मुख्य जो है कर माना जाता था। ठीक है, सबसे प्रमुख कर भी कहते थे फसलों पर लगाए जाने वाले कर को।
क्योंकि ये राज्य की जो आमदनी होती थी, राज्य की जो कमाई होती थी, उसका मुख्य भाग थे। कारीगरों पर लगाया जाने वाला कर श्रम के रूप में, श्रम के रूप में का मतलब है कि मेहनत, शारीरिक मेहनत के रूप में भी जो है लोग कर चुकाया करते थे। और ये कर चुकाने वाले लोग कौन होते थे? इसमें मुख्य रूप से बुनकर हो गए, लोहार हो गए, सुनार हो गए, जो मेहनत कश जो लोग होते थे, या मजदूर हो गए, श्रमिक वर्ग हो गए। ये लोग क्या करते थे, महीने में, जिनका कर चुकाने का तरीका अलग होता था, महीने में एक दिन राजा के यहाँ जाते थे और वहाँ पे दिन भर जो जो काम इनको आता था वो काम करते थे राजा के लिए। जैसे मान लो कुम्हार है, मटके बनाने आते हैं, वो राजा के यहाँ जाएगा, महीने में एक बार दिन भर वहाँ पे अपना काम करेगा, मटके वगैरह बनाएगा, तो इस प्रकार से उसका कर वहाँ पे चुक गया। लोहार अपना काम करेगा जाके पूरा दिन राजा के यहाँ। तो ये लोग इस तरह से जो है श्रम के रूप में यानी मेहनत के रूप में ये लोग जो है कर चुकाया करते थे। पशुपालकों से लिया जाने वाला कर जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में, जानवरों या उत्पाद के रूप में क्या क्या मतलब है यहाँ पे, कि पशुपालक जो लोग होते थे वो या तो अपने जानवर राजा को भेंट किया करते थे, कर के रूप में दे दिया करते थे, या फिर उनसे उत्पन्न होने वाला जो उत्पाद है जानवरों से, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, इस तरह से दही हो गया, मक्खन, ये सारी चीज़ें जो है वो कर के रूप में राजा को दिया करते थे। इसके अलावा, इनके अलावा और भी कर होते थे जो लोग चुकाया करते थे। आइए देखते हैं वो कौन से कर होते थे। देखिए नंबर 4 यहाँ पे आता है व्यापार कर, सामान खरीदने और बेचने पर लिए जाने वाला कर। व्यापार कर यानी जो व्यापारी लोग होते थे, खासकर जो सामान इधर से उधर जो सामान खरीदते थे, सामान बेचा करते थे, वो लोग व्यापारी, बिजनेस पर्सन्स, उन लोगों से लिया जाने वाला कर। और नंबर 5 पे आता है आखेटक और संग्राहक कर। ये क्या होता था? आखेटक और संग्राहक कर, ये आखेटक मीन्स शिकारी लोग जो जंगलों में रहा करते थे, संग्राहक जो संग्रह किया करते थे चीज़ों का, खासकर जंगली उत्पाद, जंगलों में जो भी उत्पाद मिलता था उनको कलेक्ट करने वाले लोग, इकट्ठा करने वाले लोग। ये लोग जंगलों में शिकार करते थे, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे और अपने टैक्स के रूप में ये अपना जंगली उत्पाद, इनके पास जो भी होता था, जो भी चीज़ें शिकार लाते थे, कई बार वो राजा को भेंट कर दी टैक्स के रूप में, कर के रूप में। या फिर जैसे मान लो जंगलों से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, शहद हो गया, लकड़ी हो गई, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें, तो वो राजा को ये उत्पाद कर के रूप में जो है ये दिया करते थे। हाँ, तो ये मुख्य कर थे जो राजा द्वारा लिए जाते थे, या जनता इन करों को राजा को चुकाया करती थी। अब दोस्तों हमने देखा था कि सबसे मुख्य कर जो था यहाँ पे कृषि था, यानी सबसे ज़्यादा कर चुकाने वाले लोग कृषक लोग थे। तो राजा की जिम्मेदारी भी बनती थी कि भी कृषि उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा उतना ही राज्य को भी लाभ होगा, उसको ज़्यादा कर मिलेगा, साथ ही साथ किसानों की जो हालत है वो भी अच्छी होगी। किसानों की हालत अच्छी होगी का मतलब है कि उस समय के जो गांव थे वो समृद्ध बनेंगे, ज़्यादा पैदावार होगी, खुशहाल होंगे गांव, और साथ ही साथ राज्य की आमदनी भी, राज्य की आय भी बढ़ेगी। तो इसके लिए कृषि में भी कुछ सुधार किए गए, राजाओं के द्वारा भी प्रयास किए गए, और साथ ही साथ जो कृषक वर्ग था उसके द्वारा भी नई नई चीज़ें शुरू की गई कि किस तरह से जो है कृषि में, खेती में जो है पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो कृषि में किए जाने वाले मुख्य सुधार उस समय जो हुए थे उनके बारे में आइए अपन चर्चा करते हैं। कृषि क्षेत्र में 2 मुख्य सुधार किए गए। पहला था हल के फाल लकड़ी की जगह लोहे के। ये पहले लकड़ी के हुआ करते थे, इसकी जगह अब लोहे के फाल ने ले ली थी। और दूसरा जो सुधार था वो धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ। ये 2 चीज़ें थी, ये 2 सुधार जो है किए गए उस समय कृषि के क्षेत्र में। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, लोहे के फाल के आ जाने से क्या फ़ायदा हुआ? इससे ज़मीन अच्छे से
खुदाई होने लगी, ज़मीन की नीचे गहराई तक जो है हल जाने लगे, अच्छी खुदाई होने लगी, आसानी से खेतों को जोता जाने लगा। लकड़ी के फाल होते थे, लकड़ी के हल होते थे, टूट जाया करते थे, बार बार परेशानी होती थी कृषकों को, अच्छे से खुदाई नहीं हो पाती थी। तो लोहे के फाल से उनको जुताई करने में खेतों की बड़ी आसानी हुई फार्मर्स किसानों को, और वो लोग अच्छे से खेतों की जुताई करने लगे। दूसरा, धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ। इसमें क्या था, पहले किसान लोग जो थे वो बीज डालकर, धान के बीज डालकर खेती किया करते थे। इसमें क्या, इसमें दो नुकसान होते थे। पहला तो कि बहुत सारे बीज जो थे पौधे पनपने से पहले ही मर जाया करते थे। दूसरा, कुछ कुछ बीज बिल्कुल इतना पास में उग जाते थे कि वो उतना अच्छी तरीके से जो है अपनी वो मतलब ग्रो नहीं कर पाते थे, उग नहीं पाते थे अच्छे तरीके से, वो वृद्धि नहीं कर पाते थे। तो इसके कारण क्या किया, अब पौधों को, धान के पौधों को रोपण शुरू किया गया। यानी उनको, रोपण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपन रोपण की बात कर रहे हैं। रोपण का मतलब क्या होता है कि पौधे को एक जगह से, पहले उनका बीज तैयार किया जाता था, फिर उस पौध को उखाड़ के वहाँ से दूसरी जगह खेतों में लगाया जाता था। तो इससे अब पौधे जो मर जाया करते थे, ऐसी कंडीशन जो थी वो ख़त्म हो गई, और दूर दूर पौधे थोड़ा उनके बीच में एक अंतर रखा जाता था पौधों के बीच में, तो अच्छी तरह से वो अपनी वृद्धि कर पाते थे। तो इससे पैदावार बढ़ गई, और पैदावार बढ़ गई तो इसका क्या मतलब था कि पैदावार बढ़ेगी तो किसान जो लोग थे उनकी वो समृद्ध होने लगे, और पैदावार बढ़ी तो साथ में, क्योंकि राजा का तो कर जो था वो फिक्स था, किसानों से जो लिया जाना था वो स्थायी रूप से कर रखा था उन्होंने कि भाई 1/6वां हिस्सा हम लेंगे। तो इधर किसानों की पैदावार तो बढ़ी, साथ ही साथ राज्य की आमदनी भी बढ़ी, उनको भी जो है कर के रूप में ज़्यादा मिलने लगा। अब बात आती है कि ये जो काम था, धान रोपण जैसे काम, बहुत मेहनत के काम थे। ये कौन किया करते थे, कौन लोग थे? तो इसमें ज़्यादातर दासी या फिर भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी। वो दूसरों की ज़मीन पे जाके, दूसरों की खेती पे जाके वो लोग इस तरह के किया करते थे, इस तरह के काम किया करते थे, मेहनत के काम, श्रमिक के काम, मजदूरी के काम अधिकतर जो है भूमिहर मजदूर या दास दासियों के द्वारा उस समय किए जाते थे। तो ये तो था भूमि में कुछ सुधार जो किए गए थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शक्तिशाली जनपदों के बारे में जो आपके इस अध्याय में दिए गए हैं, और उसमें अपन सबसे पहले लेते हैं, देखिए पहले तो इसमें अपन कुछ बात कर लेते हैं। ये देखिए, लकड़ी का फाल की जगह जो लोहे का फाल उस समय काम में लिया जाता था, आप देख पा रहे हैं। तो इससे जो है पैदावार बढ़ी थी। और दूसरा आपका ये धान की कृषि, ये लोग आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि किस तरह से पौध रोपण की जाती है, यानी धान जो है उसके पौधों को दूसरी जगह पर रोपण किया जाना, इस तरह से ये लोग करते थे काम। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में जो उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इसमें सबसे पहले लेते हैं मगध। ये भारत का उस समय, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है उस समय का। इसमें मगध आप देख पा रहे हैं, ये जो है अलग ही कलर में ये जो दिया हुआ है, ये वाला एरिया, ये उस समय मगध के अंतर्गत आता था, ये मगध एरिया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मगध की, जो मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, शक्तिशाली जनपद के रूप में, शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जिन बातों ने मगध को रखा आगे बाकी जनपदों की तुलना में। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें थी। देखिए, पहली चीज़ क्या थी जिसने मगध को एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली जनपद बनाया? गंगा और सोन नदियाँ मगध का हिस्सा, पहली बात। दूसरा, एक हिस्से पर जंगलों की उपलब्धता। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं। अब सोचिए, गंगा और सोन नदियाँ मगध का हिस्सा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बताइए। मतलब इससे गंगा और सोन नदियाँ, आपको पता है जिस राज्य में जितनी ज़्यादा नदियाँ होंगी, जितना ज़्यादा पानी होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई? गंगा और यमुना होने से वहाँ पे कई फ़ायदे हुए मगध को। पहली बात, यातायात की सुविधा हल हुई,
इन नदियों के माध्यम से लोग नावें बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, अपना व्यापार भी किया करते थे। ठीक है। दूसरी बात, जल वितरण की समस्या हल हो गई, लोगों तक जल आसानी से पहुंचाया जाता था, छोटी छोटी नहरें वगैरह बना करके, यानी पानी की उपलब्धता थी। और तीसरी बात कि जल की उपलब्धता के कारण वो एरिया उपजाऊ एरिया माना जाता था, वहाँ पे कृषि बहुत ही उत्तम कृषि की जाती थी, या कृषि काफ़ी अधिक मात्रा में खेती वहाँ पे की जाती थी। खेती को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो है इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। दूसरी बात, एक हिस्से पर जंगलों की उपलब्धता, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये कुछ हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये लकड़ी के कुछ गट्ठर्स हैं। तो जंगलों की उपलब्धता से क्या होता था कि राजा लोगों को आसानी से लकड़ियाँ मिल जाती थी जंगल में, मकान बनाने के लिए, नावें बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए। और दूसरी तरफ इधर देखिए हाथी, जंगली हाथी, उनको पकड़ के उनको एक तरह से प्रशिक्षित करके सेना में उनको भर्ती कर लिया जाता था, सेना में उनको सैनिकों को सौंप दिया जाता था, ताकि दूसरे जनपदों के साथ जब युद्ध वगैरह होते थे तो उसमें ये हाथी इनको बड़े कारगर साबित होते थे। इसके अलावा लौह अयस्क की खानें भी मिली है वहाँ पे, उस समय थी मगध में। लौह अयस्क की खानों से क्या फ़ायदा हुआ कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोहा निकालते थे, और उस लोहे को निकालने से इनका मगध जो है, मगध राज बहुत मजबूत हुआ। क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि इससे उनको मजबूत औजार और हथियार बनाने में बड़ी आसानी हुई। लौह अयस्क की खानें उनके पास हैं, तो वो हथियार अच्छे से हथियार बनाते थे, मजबूत हथियार बनाते थे, जिससे उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया। इसके अलावा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक, देखिए ये नाम है यहाँ पे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, ये मुख्य राजा हुए हैं मगध के, बहुत शक्तिशाली राजाओं में माने जाते हैं। ये इस तरह के राजा थे कि इन्होंने दूसरे राज्यों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। बहुत सारे युद्ध इन्होंने किए, बहुत सारे राजाओं को हराया, मगध की ताकत को बढ़ाया, और बड़ी और शक्तिशाली सेना, यानी इन्होंने बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना का भी निर्माण किया, जिसके नाम से ही बाकी के आसपास के जनपद घबराया करते थे। बिहार का राजगृह है, जो कई सालों तक जो है मगध की राजधानी रहा, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया गया। इसी तरह मगध एक महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, इसके अलावा और क्या खास बातें थी मगध की? अजातशत्रु का साम्राज्य, इसमें अभी अपन ने बात की थी कि बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक भी, देखिए मगध जो कितना सा था, और अजातशत्रु के टाइम पे इसका साम्राज्य यहाँ तक हो गया था। यानी इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था, बहुत शक्तिशाली जो है साम्राज्य बना दिया था मगध को। ये देखिए, लगभग 2300 साल पहले मैसिडोनिया के शासक सिकंदर का भारत आगमन। यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये आपने देखा भी होगा, सिकंदर का एक पिक्चर है यहाँ पे, जो घोड़े पे बैठे हुए हैं। उसकी सेना का व्यास नदी के आगे कूच करने से इनकार करना। व्यास नदी, यानी सिकंदर कौन था? जो विश्व विजेता बनने का सपना लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में आया था, पहुँचा था, और व्यास नदी के किनारे तक पहुँचा था। उसने मगध की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने उसको आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको डर था, भयभीत थे। उनको पता था कि मगध की जो सेना है, उन्होंने सुन रखा था कि मगध की सेना बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है, उसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ये तो थी कुछ खास बातें
मगध के बारे में जिन बातों ने मगध को एक शक्तिशाली, ये बताती हैं ये सारी बातें कि मगध एक बहुत ही शक्तिशाली जो है महाजनपद था। उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासक जो है इसमें पैदा हुए थे मगध में, जिन्होंने मगध की शक्ति को काफ़ी बढ़ाया और पूरे भारतवर्ष में लगभग मगध को बहुत ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में रखा। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और महाजनपद के बारे में, वज्जी। ये भी एक महाजनपद था उस समय, मगध के समकालीन ही, जो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली जनपद माना जाता था। ये देखिए, ये जो एरिया है लगभग ये वाला, ये वज्जी महाजनपद है। ये वज्जी, ये भी उस समय का एक शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। आइए इसके बारे में जानते हैं। वज्जी भी मगध के पड़ोस में उसी की तरह एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ की शासन व्यवस्था को गण, ध्यान देना, गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ कहा जाता था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लोग थे, ये जो शासक थे, ये गणों के शासक कहलाते थे या एक साथ मिलकर के ये शासन किया करते थे। बहुशासक पद्धति थी यहाँ पे। बहुशासक पद्धति का मतलब है कि इनका कोई एक राजा नहीं होता था, ये बहुत सारे लोग मिलकर के आपस में जो है शासन किया करते थे। सभाओं पर आधारित शासन था। सभाओं पर आधारित शासन, ये भी इनकी खास बात थी। स्त्रियां और दास सभाओं का हिस्सा नहीं होते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ का हिस्सा रहे थे। कभी ना कभी ये भी जो है गण या संघ का हिस्सा रहे थे। तो देखिए, गण शब्द का इसमें शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि कई सदस्यों वाला समूह, कई सदस्यों वाला समूह के लिए किया जाता था, इसका उल्लेख मिला है। और संघ का अर्थ होता था संगठन या समूह। कई गण मिलकर के, यानी गण में कई लोग मिलकर के शासन किया करते थे। सभी लोग राजा होते थे अपने आप में। शासन संबंधित सभी फैसले सभा में वाद विवाद के जरिए लिए जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति ने ले लिया, नहीं, बाकायदा हर बिंदु पर जो भी समस्याएं उनके सामने आती थी उनके ऊपर गहन विचार विमर्श होता था। आपस में वार्तालाप होता था, आपस में वाद विवाद होता था, तब जाकर वो किसी फैसले पर पहुंचते थे। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने फैसला ले लिया। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए भी हर विषय पर जो है आपस में चर्चाएं होती थी, उसके बाद ही वो किसी फैसले पर पहुंच पाते थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। वज्जी भी बाद में एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। स्त्रियां और दास सभाओं का हिस्सा नहीं होते थे यहाँ पे, ये भी एक खास बात थी। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन सी बातें थी, और भी बहुत सी बातें थी जिन्होंने वज्जी संघ को एक अलग ही संघ बना दिया या अन्य महाजनपदों से भिन्न था, एक अलग था। बाकी के महाजनपद अलग थे, बल्कि वज्जी जो है जबकि उनसे अलग ही प्रकार का एक जनपद था। तो वो कौन सी बातें थी जिसने वज्जी जनपद को, वज्जी महाजनपद को बाकी के जनपदों से अलग किया? आइए देखते हैं। वज्जी संघ की कुछ खास बातें यहाँ पे आपके सामने हैं। नियमित सभाएं, नियमित सभाएं कौन करते थे? ये लोग, अभी हमने देखा इससे पहले वाले उसमें कि ये लोग मिलकर के सामूहिक तरीके से शासन किया करते थे। समय समय पर इनकी सभाएं हुआ करती थी, उन सभाओं में चर्चाएं हुआ करती थी, विचार विमर्श हुआ करते थे, तब ये किसी फैसले पर पहुंचते थे। पारंपरिक नियमों का पालन, पारंपरिक, ये इन्होंने यह अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, ये खास बात थी वज्जी संघ की। जो परंपराएं चली आ रही थी, पारंपरिक नियमों का ये लोग पालन करते थे। सभी के साथ मिलकर के शासन करना, अपन देख चुके हैं कि सभी के साथ मिलकर के मतलब कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे लोग यहाँ पे राजा होते थे और सब लोग मिलकर के साथ में शासन किया करते थे। बड़ों का सम्मान और उनकी सलाह का अनुकरण, इस बात को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये मुख्य बात थी वज्जी संघ की कि ये लोग बड़ों का सम्मान करना नहीं भूले थे। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से उस समय देखा जाता था।
महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पे उस समय नहीं की जाती थी। महिलाओं को एक तरह से पूजा जाता था। सभी धर्मों व मतों का सम्मान, ये भी वज्जी संघ की खास बातें थी कि सभी धर्मों को वहाँ पे बराबर का सम्मान, बराबर का दर्जा दिया जाता था। किसी धर्म के साथ किसी तरह का भेदभाव वहाँ पे नहीं किया। तो ये कुछ खास बातें थी जिसने वज्जी संघ को बाकी के संघों से, बाकी के जनपदों से अलग रखा। और यही उन्नति का इनका मेन कारण भी थी कि भाई ये लोग आपस में मिलकर के शासन करते थे, तो बहुत सारे लोग इनको हरा नहीं सके। और महिलाओं के सम्मान की अपन ने बात की थी कि महिलाओं का सम्मान इतना किया जाता कि युद्ध वगैरह में महिलाओं को बंधक भी ये लोग नहीं बनाया करते थे। कई सालों तक ये लोग आज़ाद रहे, किसी ने कोई भी राज्य इनको जीत नहीं सका। लेकिन बाद में फिर गुप्त राजाओं ने इन पे, बहुत बाद में जाके गुप्त राजाओं ने इस पे, इन गणों पर अपना अधिकार कर लिया। अब आप अपना ये अध्याय या ये सत्र यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ पुनरावलोकन प्रश्न हैं, वो ले लेते हैं अपन। पहला प्रश्न, कृषि उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था? कृषि उपज का कितना हिस्सा हमने इस अध्याय में शुरू में ही आपको बताया था जब हम कर व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। मगध एक शक्तिशाली शासक का नाम बताओ। मगध के एक शक्तिशाली शासक का नाम। सिकंदर कहाँ का शासक था? कौन से जनपद की शासन व्यवस्था सभाओं पर आधारित थी? ये कुछ पुनरावलोकन प्रश्न हैं। आइए अपन इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कृषि उपज का कितना हिस्सा जो है कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6वां हिस्सा अपन बात कर चुके हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था यहाँ पे कि कोई 60 बोरे गेहूँ पैदा करता है तो उसको उसका छठा हिस्सा यानी 10 बोरे उसको जो है राजा को कर के रूप में देने होते थे। मगध के किसी एक शासक का, एक ताकतवर शक्तिशाली शासक का नाम बताना था। हमने देखा है बिंबिसार और अजातशत्रु, ये मगध के शक्तिशाली शासक हुए थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का। सिकंदर जो है मैसिडोनिया का शासक था। और एक और जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन था इसमें, वो क्या था? कौन से जनपद की शासन व्यवस्था बाकी के जनपदों से भिन्न थी या सभाओं पर आधारित थी? तो वो था वज्जी जनपद। अब कुछ गृह कार्य है आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं है, केवल मात्र 3 क्वेश्चन हैं। कृषि के क्षेत्र में कौन से सुधार किए गए? ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। कृषि के क्षेत्र में कौन से सुधार किए गए हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। 2 ही सुधार थे यहाँ पे। एक था कौन सा कि लकड़ी के फाल की जगह लोहे का हल जो है, लोहे के फाल को वो लोग काम में लेने लगे। और दूसरी बात, धान के पौधों का रोपण उन्होंने शुरू कर दिया था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी बातें मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाती हैं, शक्तिशाली महाजनपद बनाती हैं? इसका उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और तीसरा है वज्जी संघ की, अभी जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, क्या वज्जी संघ की खास बातें कौन सी थी? कौन सी खास बातें थी जिसने वज्जी संघ को एक खास संघ बनाया बाकी के संघों की तुलना में, बाकी के जनपदों की तुलना में? ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।